हाँ हाँ, उनको तो है वैसे, पर दे दे, बहुत जरूरी है। मीडिया के हमारे साथी, आप सबका स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पर आपके सामने आपसे मुखातिब हैं। श्री रणदीप जी सुरजेवाला, वैसे इंट्रोडक्शन की किसी की जरूरत नहीं है, और ऊंचा बोल लेंगे भाई, ऊंचा तो हम बोल ही सकते हैं, उसमें कोई कमी नहीं। मेरे भाई रणदीप सुरजेवाला जी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महासचिव, कर्नाटक जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज, जिन्होंने अभी अभी कर्नाटक में ऐसा काम करके दिखाया है जिसने देश की आंखें खोली हैं भारतीय जनता पार्टी की झूठ के खिलाफ। मेरे साथ बहन किरण चौधरी जी हैं, हमारी सीनियर नेता, पूर्व CLP लीडर, आज के दिन MLA तो हैं ही, पूर्व डिप्टी स्पीकर दिल्ली की। काम करने में आज भी आप जानते हैं कि विधानसभा में सरकार के खिलाफ कोई मजबूत आवाज उठाता है तो वो किरण जी हैं। साथ में हमारे दो वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, चौधरी रामकिशन जी, पूर्व CPS सुरेश गुप्ता जी। साथ में हमारे MLA साहिबान गोभी जी हैं, असंध से हमारे विधायक, प्रदीप चौधरी जी हैं, कालका से हमारे विधायक, बहन रेणु बाला जी हैं, सढौरा से हमारी विधायक, मेरे छोटे भाई चंद्र मोहन जी, पूर्व डिप्टी CM हैं, डॉक्टर अजय चौधरी जी हैं, हमारे रोहित जैन जी जो हमारे ट्रेजरर होते थे, संजीव जी हैं, और अन्य साथी यहाँ पर गोपी जी हैं, अन्य साथी यहाँ पर मौजूद हैं। साथियों, आज के दिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही, और चल क्या रही है, हरियाणा तो मानो स्टैंड स्टिल पर आ गया। नाम की सरकार, युवा बेरोजगार। आज के दिन हमें दुख लगता है कि जहां देश को आगे बढ़ना चाहिए था, जिस प्रकार से कहा जाता था, और ये भारतीय जनता पार्टी स्लोगन देने में माहिर है, डबल इंजन सरकार, फलानी सरकार, केंद्र की सरकार, मोदी जी की सरकार पूरी तरह से फेल है। कहाँ 2 करोड़ रोजगार हर साल मिलना था, लेकिन अब आलम यह है कि खुद प्रधानमंत्री जी को आखिरी साल में आकर 70,000 या 71,000 रोजगार के कार्ड खुद देने पड़े दिखाने के लिए। कहाँ गए वो वायदे? हरियाणा की हम बात करें, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार 9 साल हो गई, और अगर हम 19 से अब तक देखें, पिछले 5 साल का आंकड़ा देखें, तो साथियों ये सरकार तो हमारे युवाओं के लिए एक अभिशाप साबित हुई। कहाँ लोगों को उम्मीदें थी और सपने दिखाए गए, सब्ज बाग दिखाए गए, लेकिन हमारे युवाओं के, हरियाणा के युवाओं के, जो कि प्रतिभाशाली, दुनिया में हमारे लोगों का नाम होता है, IT सेक्टर में नाम होता है, खेलों में नाम होता है, हर सेक्टर में हमारे युवा किसी से कम नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में जहां मौका मिलता है वहां ये चमकते हैं,
लेकिन क्या कारण है कि हमारे ही राज्य में हमारा युवा एक सेकंड क्लास सिटीजन बनकर रह गया है। आज के दिन अगर हम बात करें तो हरियाणा हब किस चीज का बना है? ना एग्रीकल्चर में, ना आईटी में, ना किसी चीज में। हमारा राज्य अगर हब बना है तो बेरोजगारी में बना है। सीएमआई की रिपोर्ट के मुताबिक देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी गोल्ड मेडल अगर मिलता है हरियाणा को तो वो बेरोजगारी में मिलता है। 37% बेरोजगारी क्या होती, क्या ये जानते? थोड़ा सा मैं आपको बात कहूंगी, उसके बाद मेरे साथी आपको डिटेल में बताना चाहेंगे। साथियों, हरियाणा के लाखों गुणी युवा दर दर ठोकरें खाने को मजबूर है। ना सरकारी नौकरी है और ना प्राइवेट सेक्टर में कहीं नौकरी की उम्मीद रख सकते हैं। 40 से अधिक परीक्षाओं के पेपर बेचने वाला पेपर लीक माफिया बन चुके हैं। बेरोजगारी में जैसे मैंने कहा हमारी दर पूरे देश में सबसे ज्यादा है। बेतहाशा बेरोजगारी, अकेले सीईटी के पेपर के लिए आप जानते हैं कितने हमारे युवाओं ने फॉर्म भरा? 11,22,000 युवाओं ने फॉर्म भरे। और कच्ची नौकरी के लिए कौशल रोजगार निगम में रजिस्ट्रेशन किया। ये आंकड़े हैं, सरकार के आंकड़े। कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया? 7,72,000 लोगों ने। हरियाणा के सरकारी विभागों और बोर्ड और निगमों में क्लास 3 और 4 के 60,000 पदों की भर्ती के लिए 10 लाख से ज्यादा युवाओं ने दरखास्त दी। आज के दिन हमारे पास हरियाणा में ना कच्ची नौकरी है ना पक्की नौकरी है। सीईटी का तो नाम कॉमन एक्सप्लॉयटेशन टेस्ट रख देना चाहिए। सीईटी के बारे में डिटेल में मेरे साथी आपको बताना चाहेंगे। साथियों, आज के दिन हरियाणा में 2 लाख पद खाली पड़े। अब उनको ये कैसे भरेंगे, क्या करेंगे, क्या हश्र होगा हमारे युवाओं का, आप सोच सकते हैं। मैं आग्रह करूंगी अपने साथियों से कि इस पर और थोड़ी ज्यादा तफसील से जाएं, डिटेल में इन मुद्दों पर, इन इश्यूज पर, इन पॉइंट्स पर नजर डालें, आपका ध्यान आकृष्ट करें और आपके माध्यम से हरियाणा की जनता को इस भारतीय जनता पार्टी, जिनके मुखिया खट्टर जी हैं और जजपा इनकी सहयोगी पार्टी, इनकी असलियत के बारे में आपको और हरियाणा की जनता को बताएं। तो मैं आग्रह करूंगी रणदीप जी से कि ये सीईटी के बारे में आपको ज्यादा अच्छी तरह से, आप जानते हैं ये तो डिटेल में जाके इनकी समझ बहुत बारीकी की है, ये आपको समझाएं। धन्यवाद। शुक्रिया शैलजा जी। साथियों, जो हवाई भाजपा जजप्पा सरकार है, आज हम सब साथी एक कोने से दूसरे कोने तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के सब साथी हवाई भाजपा जजप्पा सरकार से ठोस बेरोजगारी और युवाओं के मुद्दों पर तर्कपूर्ण सवाल पूछने के लिए आपके बीच में उपस्थित है।
4 पहलू उसके हम आपके समक्ष रख रहे हैं। एक पहलू शैलजा जी ने उसकी शुरुआत की कि बेरोजगारी की हरियाणा में स्थिति क्या है, और उस बेरोजगारी का एक बड़ा पहलू है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको हमने कॉमन एक्सप्लॉयटेशन टेस्ट की संज्ञा दी है। तीसरा पहलू है जिसकी व्याख्या किरण जी करेंगी, वो है कि किस प्रकार से पद रिक्त पड़े हैं या वापस ले लिए गए या फिर अदालत के पचड़े में डाल दिए गए। और चौथा पहलू जो हम आपके समक्ष लेकर आए हैं वो है कि हरियाणा के युवाओं की बजाय बाहरी उम्मीदवारों को मौका मिल रहा है, जिसकी चर्चा आपसे फिर शैलजा जी करेंगे। हरियाणा में बेरोजगारी का सबसे बड़े नासूर का सबूत और उसकी दर्दनाक कहानी कहने वाले वो 11,22,000 नौजवान हैं जिन्होंने कॉमन एक्सप्लॉयटेशन टेस्ट के लिए अप्लाई किया। साल 2019 से ही सीईटी के नाम पर हरियाणा के युवाओं को बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है। अगर मैं ये कहूं कि खट्टर और दुष्यंत जी की सरकार मिलकर हरियाणा के युवाओं के भविष्य की भ्रूण हत्या कर रही है तो शायद ये सच होगा। 2019 वाली सारी भर्तियां सीईटी में दे दी गई। 2021 में ग्राम सचिव और दूसरे पेपर लीक हो गए, उन्हें भी सीईटी में दे दिया गया। अब हम 2023 के मिड में, जुलाई का महीना अब हम पहुंच गए, तो आधा साल फिर बीत गया। तो 19 से 23 तक का समय तो सीईटी करवाएंगे और उससे फिर पेपर करवाएंगे, इसी में लगा दिया। 11,22,000 बच्चों ने दरख्वास्त दी। 4 शिफ्टों में आखिर में एग्जाम हुआ, बड़े मोल तोल के बाद 5 और 6 नवंबर 2022 को। 10 जनवरी 2023 को रिजल्ट आया। रिजल्ट में 2,92,000 बच्चों को उन्होंने पास दिखाया। पब्लिक डोमेन में नहीं डाला, आखिर में फिर कोर्ट में गया और 29 जून 2023 को 2,92,000 से बढ़ाकर 3,59,000 बच्चों को पास दिखा दिया गया। यह सीईटी का रिवाइज रिजल्ट भी उन 11,22,000 बच्चों से भी और 3,59,000 युवक और युवतियों से भी जो हरियाणा के हैं, उनके भविष्य से क्रूर और भद्दा मजाक है। युवाओं की जिंदगी से कॉमन एक्सप्लॉयटेशन टेस्ट, जिसे वो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कहते हैं, उसके नाम पर जो मजाक हो रहा है, उसके 4 पहलू जरूरी हैं। पहला, सीईटी करवाने के बाद सीईटी में से केवल 4 गुना उम्मीदवार बुलाने की एक अजीबोगरीब शर्त लगवा दी। पहले सीईटी ले लिया, 3,59,000 या 60,000 बच्चे पास हो गए। अब कहते हैं केवल 4 गुना, जितनी पोस्ट है उसका 4 गुना बुलाएंगे, तो बाकी बच्चे कहां जाएंगे? फिर उन्होंने सीईटी क्यों दिया था? फिर आपने सीईटी एग्जामिनेशन क्यों किया था? फिर 11,22,000 से 3,59,000 शॉर्टलिस्ट क्यों किए थे? और पूरे देश की परिस्थिति क्या है, हमने ये देखने की कोशिश की। मैं ये कागज आपको भेज रहा हूं, ये उत्तर प्रदेश का है। यहां भी इसी प्रकार का एग्जाम है। 15 गुना बच्चों को बुलाया जाता है जो पास होते हैं। ये पड़ोस के राज्य राजस्थान का है, यहां भी 15 गुना बुलाए जाते हैं। अगर आप भारत सरकार का एसएससी भी देखो, रेलवे देखो, बैंकिंग देखो, तो 12 गुना से 20 गुना तक एलिजिबल बच्चों को बुलाया जाता है। तो यहां 4 गुना की शर्त क्यों? और बाकी के युवक और युवती जो 4 साल मेहनत करके सीईटी पास करके आए हैं, वो कहां जाएं? दूसरा पहलू, अलग अलग योग्यता वाली सारी श्रेणियों के लिए एक ही सीईटी क्यों? मैं 12वीं पास हूं,
आप बीए पास हैं, आप बीटेक हैं, आप एमटेक हैं, आप जूनियर इंजीनियर का डिप्लोमा किए हैं, आपने पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा किया है, सबके लिए एक ही कॉमन सीईटी। तो आप एमटेक से लेकर 12वीं तक सबकी योग्यता एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट से कैसे उसका आंकलन कर सकते हैं? यह अपने आप में एक विसंगति है। आपको अलग अलग श्रेणी के लिए अलग अलग सीईटी करनी चाहिए नेचुरली। आप एमटेक का और 12वीं का मुकाबला कैसे कर सकते हैं एक सीईटी से? तीसरा पहलू, सीईटी के पेपर में महानुभाव खट्टर साहब और महानुभाव दुष्यंत चौटाला जी और उनके स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने 63 ग्रुप्स और 401 कैटेगरी रख रखी। ग्रुप्स क्या हैं? कोई 12वीं है जैसा मैंने बताया, कोई ग्रेजुएट है, कोई एमटेक है, कोई बीटेक है, कोई पॉलिटेक्निक है, इत्यादि इत्यादि। और कैटेगरीज क्या हैं? 401। कोई एएलएम की है, कोई जेईई की है, कोई जेएससी की है, इत्यादि इत्यादि। अब क्या करना पड़ेगा? आपने उन सब बच्चों का एक सीईटी कर दिया, तो अब आपको इनको 63 ग्रुप्स और 401 कैटेगरी में बांटना पड़ेगा। मैं तो एमटेक हूं, मैंने तो इंजीनियरिंग पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, तो हो सकता है मैंने 2 में अप्लाई किया हो, तो आपको मेरा रिजल्ट निकालकर वहां डालना पड़ेगा। तो अब 63 ग्रुप्स और 401 कैटेगरी में इस सीईटी के कॉमन रिजल्ट को बांटना है। भैया 2019 से 2023 4.5 साल तो बच्चों के यहां लगा दिया आपने। अब इस रिजल्ट को आप 63 ग्रुप्स और 401 कैटेगरी में कैसे बांटोगे खट्टर साहब? 10 साल और लगेंगे आपको। फिर आप त्रुटियां होंगी, फिर आप पोर्टल खोलते रहना, फिर त्रुटियां होंगी, फिर पोर्टल खोलते रहना। इसी अब हमारे यहां कहते हैं हरियाणा में खड़ी बोली में, गधी गेड़ में डाले रखना बच्चों को, घुमाते रहना उनको, बस नौकरी नहीं देंगे। चौथा हिस्सा, अनेक बच्चों ने अपने आप में रिजल्ट ही डिफेक्टिव है, अब भी जो अनाउंस किया है वो पास ही, वो चल ही नहीं सकता। बहुत सारे बच्चों ने, युवाओं ने सोशो इकोनॉमिक कैटेगरी के नंबर मांगे, उनको दिए नहीं, तो उन्होंने पोर्टल पर अप्लाई किया, भैया मुझे देने चाहिए, मैं एलिजिबल हूं। कई बच्चों ने गलती से ले लिए थे, उन्होंने कहा मेरे डिलीट कर दीजिए। जिनके हटाने चाहिए उनके हटाए नहीं, जिनके जोड़ने चाहिए उनके जोड़े नहीं। वो सब दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो सीईटी चलेगा कैसे? फिर नौकरी कैसे लगेगी? पांचवा पहलू, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के बच्चों को, युवाओं को जनरल कैटेगरी में डाल दिया है। अब वो रोते फिर रहे हैं कि भैया मैं तो ईडब्ल्यूएस में आता हूं, मैं एक्स सर्विसमैन में आता हूं, मैं तो एलिजिबल ही नहीं रह जाऊंगा, मुझे रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा, मुझे वहां डालिए। पर आपने तो रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। अब आप फिर पोर्टल खोलेंगे, फिर पोर्टल खोलेंगे, 10 बार तो पहले खोल चुके, तो ये रिजल्ट फाइनल कब होगा? छठा पहलू, सीईटी के प्रश्नों के जवाब ही गलत है। आपको यह मालूम है कि आंसर की रिलीज की जाती है एचपीएससी के द्वारा भी, एचएसएससी के द्वारा भी, और कोई विद्यार्थी, कोई भी उम्मीदवार जो है वो 100 रुपया प्रति प्रश्न, इतने पैसे लेते हैं, जमा कराओ तो फिर आंसर की पर ऑब्जेक्शन दो। अब वो कह रहे हैं हमने आंसर की के ऑब्जेक्शंस का कोई फैसला ही नहीं किया। तो साहब जब आप गलत सवालों के गलत जवाब पर सीईटी ले रहे हैं तो उसके रिजल्ट के मायने क्या है? और इसलिए मैं ज्यादा आपको, वैसे तो पूरा पेपर मेरे पास है, पर इतनी अकलमंद सरकार है भाजपा जजपा की, उसके 4 सवाल केवल आपको पढ़कर बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 77 था सीईटी में, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने राष्ट्रमंडल खेल 2018 में कुश्ती में कांस्य पदक जीता? ए बबीता फोगाट, 2 गीतिका जाखड़, 3 विनेश फोगाट, 4 योगेश्वर दत्त, 5 उत्तर नहीं देना चाहते। अब ये 5 ही गलत है।
क्योंकि सही जवाब साक्षी मलिक है। अब मुझे बताओ क्या ऐसी तैसी करवाएगा कोई, और कैसे इसका नतीजा आप निकालेंगे? भाई तुम्हारा एक ही सवाल, तुमने सारे सवाल ही गलत का जवाब ही गलत है तुम्हारे, पांचों के पांच का। तो सही जवाब साक्षी मलिक है, उन्होंने विनेश फोगाट को टिक किया हुआ। तो मैं गलत सवाल का जवाब दूंगा, गलत जवाब तो नंबर मिलेंगे, नहीं तो मिलेंगे। इनका एक और देख लीजिए, सवाल नंबर 81 था, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड एज फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ द पंजाब हाई कोर्ट इन 1913? गोपाल सिंह, आलोक सिंह, सर छोटू राम, डॉक्टर स्वरूप सिंह, नॉट अटेम्प्टेड। सही जवाब है सर शादीलाल, उनका नाम ही नहीं लिखा। बताओ भैया कैसे जवाब देगा बच्चा? अजीब आदमी हूं आप। एक सवाल और मैं सैंपल के तौर पे दिखाता हूं। विश्व पर्यावरण दिवस की वर्ष 2022 की विषय वस्तु यानी थीम क्या है? स्वच्छ पर्यावास, स्वस्थ पर्यावास, सभी के लिए समावेशी विकास, अंतर का ध्यान रखें, न किसी को और न कोई स्थान पीछे छोड़े, समावेशी विकास, सतत विकास। उत्तर नहीं देना चाहते। अब जवाब है ओनली वन अर्थ, वो इसके अंदर ही नहीं लिखा। तो क्या करेगा बच्चा भैया, क्या लिख के दोगे? कहां जाए बच्चा? वो इसके अंदर है ही नहीं, ऑप्शन भी नहीं। एक और लास्ट में आपको पढ़ देता हूं। महाभारत में हरियाणा को डैश कहा गया है? बहुधनिक, जय संहिता, हरिधाम, कृषिधाम। उत्तर नहीं देना चाहते। जो महाराज खट्टर साहब और दुष्यंत जी हैं वो कहते हैं कृषिधाम कहा गया है बहुधनिक, ए लैंड ऑफ रिचेस एंड ए लैंड ऑफ प्लेंटीफुल ग्रेन्स। अब आपको महाभारत की जानकारी नहीं है भैया, क्यों ऐसे सवाल पूछते हो? जरूरी है खट्टर साहब वो पूछना जिसका जवाब ना आपको आता, ना दुष्यंत चौटाला को आता, ना चेयरमैन HSSC को आता। क्यों बालकों के साथ इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हो? अब जब आपने इनके जवाब ही करेक्ट नहीं किए आंसर की में, एक और नोटिस लगा दिया, 1000 रुपया और भरो फिर ठीक करवाओ। क्यों करें भाई? बेवकूफी आप करें, छल आप करें, कपट आप करें, धोखा आप करें, अभिशाप आपकी सरकार बन जाए, 11,22,000 बच्चे यानी 40 लाख हरियाणा के लोग समेत परिवारों के वो बेवकूफ बने। किस प्रकार से भर्तियां होंगी जब ये इस प्रकार का सिस्टम है? एक तीसरा पहलू है, वो इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला है। मैं किरण जी से अनुरोध करूंगा वो आपके समक्ष रखेंगे। सचमुच में ये दिखाया कि किस तरह से ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट तो एक्चुअली एक्सपर्टेशन टेस्ट बनता है, और किस तरह से हमारे बच्चों के साथ इतना जबरदस्त खिलवाड़ हो रहा है। शैलजा जी ने बताया कि किस तरह से 2 लाख पद जो हैं आज हरियाणा के अंदर खाली हैं। 2019 से लेकर 2023 के बीच कोई भी बड़ी भर्ती नहीं हुई। युवा जो है वो दर-बदर की ठोकरें खा रहे हैं, हताश हो रहे हैं, बुरे हाल होते हो रहे हैं, और सरकार जो है उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। एक तरह से इतना जबरदस्त माहौल जो है नौजवानों का जो है ये सरकार ने बनाया। आपको याद होगा कि जब ये डबल इंजन सरकार 2 बार बनी, वायदा किया गया था कि 2.5 करोड़ नौकरियां हर साल जो है नौजवानों को दी जाए। अब 2.5 करोड़ की तो बात छोड़िए, यहाँ तो 2 लाख नौकरियां जो लंबित पड़ी हैं 2019 से, उन नौकरियों को आज नहीं भरा गया। और किस तरह से नौजवानों के साथ खिलवाड़ हो रहा है वो आप सबके सामने है। मैं आपको किसी तरीके से बताती हूँ कि या तो ये हजारों जो भर्तियां हैं इनका जो है नतीजा वो नहीं निकाला, या फिर इनको रद्द कर दी गई है, और या फिर गलत नीति के कारण जो है कोर्ट के जो है चक्कर काटने पड़ रहे हैं। तो हालात ये हो गए हैं कि आज के दिन कोई भी जो युवा है उसको समझ नहीं आ रहा कि हम आगे किस तरह से हमारे को नौकरी मिले।
पक्की नौकरी जो हमने थे वो तो दी नहीं है। कौशल रोजगार योजना जो है वो शुरू करी, जो खुद जो है जब विधानसभा के अंदर ये प्रश्न मैंने उठाया उसमें कहा गया कि ये तो कच्ची नौकरी, अब ये कच्ची नौकरी जो है 1 साल की है और उसके अंदर भी आपको मालूम है किस तरह से जो है बच्चों को जो है हफ्ते हफ्ते के बाद भी निकाला गया। तो ये सारा का सारा सिस्टम जो है वो पूरी तरह से विफल हो चुका है। मैं आपको विस्तार तरीके से जरा बताना चाहती हूँ कि कौन कौन सी ऐसी नौकरियां जो है, शायद आपको दोबारा से याद दिलवा दूं, आपको मालूम होना चाहिए, सारे हरियाणा को पता होना चाहिए कि किस तरह से जो है ये लंबित पड़ी हुई है इनकी गलत नीतियों के कारण। साल 2018 में HSIDC सीनियर मैनेजर स्टेट और सीनियर मैनेजर यूटिलिटी की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन साल 2021 के अंदर हुई और आज तक ना इंटरव्यू हुआ है और ना नतीजा निकला। आप सोचिए उनका क्या हाल हो रहा, जो 2018 से लेकर आज 2021 तक जो है उनका इंटरव्यू का नतीजा तक नहीं निकला है। किस तरह से वो बच्चे जो हैं और उनके माँ बाप जी रहे हैं। साल 2020-21 में स्टाफ नर्स की जो थी पोस्ट थी 275, रिवाइज पोस्ट बनाई इन्होंने 307। ये 20-21 की बात। सालों तक जो है प्रक्रिया जो है वो लटकी रही और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय हाई कोर्ट के मुकदमे के अंदर जो है उठा हर तरीके से जो है जो निकालते हैं वो या तो लटकी रहती है या फिर वो इतनी बुरी तरह से उनका जो है वेरिफिकेशन और साफ करा जाता है, सारा गड़बड़ डाला है कि वो कोर्ट के अंदर जाके अटक जाती है। साल 2019 में हार्को बैंक पोस्ट संख्या थी 917, क्लर्क और जूनियर अकाउंटेंट इत्यादि थे और आज तक जो है उनका भी नतीजा नहीं निकाला। ये भी वही हाल हो रहे हैं हार्को बैंक में 978, मतलब ऑलमोस्ट 1000 पोस्ट। और साल 2019 में फिर एडवर्टाइजमेंट इन्होंने निकाली, विधानसभा चुनाव से पहले 6530 कांस्टेबल की इन्होंने भर्तियां निकाली। विधानसभा चुनाव वैसे ही हुए, उसको कैंसिल कर दिया गया, उनको वापस ले लिया गया। उसके बाद जब खूब हावड़ था और ये जो है लोग इधर उधर भागना शुरू हुए, सरकार के खिलाफ नारे लगने शुरू हुए, तो साल 2020 में फिर एडवर्टाइजमेंट करी और फिर 6620 कांस्टेबल जो हैं उनकी भर्ती निकाली, जिसमें 5500 महिला थी और 1100 पुरुष, जिसमें 5500 पुरुष थे और महिला 1000। अब उसके बाद नया घटनाक्रम हुआ अगस्त 2021 में भर्ती पेपर जो है वो लीक हो गया। आपने देखा है किस तरह से सारे पेपर लीक हो जाते हैं। ये हैरानी की बात है, सारे पेपर इस तरह से लीक हो रहे हैं। ये सरकार की व्यवस्था देती है और ये एजुकेशन सिस्टम ने किया बच्चों के लिए इस तरह से इन्होंने कर रखा है। फिर नवंबर दिसंबर में 2021 में दोबारा पेपर लिया, विज्ञान प्रक्रिया पूरी करी गई। ये क्योंकि हनन खनन के अंदर इन्होंने काम करना सीखा है और जानते हैं कि भाई फटाफट कर दो ताकि आगे आने वाले इलेक्शन के अंदर जो है आपको फायदा मिले। नतीजा ये हुआ कि 17 जून 2022 को रिजल्ट निकाल दिया, मामला जो है वो हाईकोर्ट में चला गया और आज 2413 पुलिस कर्मी जो पुरुष हैं कांस्टेबल और 1100 महिला कांस्टेबल की भर्ती पर रोक लगा दी। आज हमारे हरियाणा के अंदर कानून व्यवस्था इतनी बुरी तरह से विफल हो चुकी है। घर घर के अंदर आप देख रहे हो डकैतियां हो रही हैं, मर्डर हो रहे हैं, महिलाएं जो है बाहर निकलने से डरती हैं, व्यापारी भाई जो हैं वो अपना काम धंधा करके जब घर आते हैं तो उनको डर लगता है कि रास्ते में ही उनके साथ कोई दूसरी वारदात ना हो जाए। पुलिस जो है वो पूरी तरह से जो है हर तरीके से जो पुलिस की व्यवस्था है वो खत्म हो चुकी है और जो कांस्टेबल है वो इनसे भर्ती नहीं हो रहे। तो आप समझ सकते हो कि सरकार आगे करेगी क्या। आगे सुनिए, साल 2019 में आरोही स्कूलों में टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट की संख्या इन्होंने निकाली 895। अब जो है सालों तक जो है ये भर्ती लटकी रही और फिर रद्द कर दिया। विधानसभा के अंदर जब ये प्रश्न हम पूछते हैं तो ये बड़ी जोर शोर से अपना अपनी करवाते हैं। सच्चाई ये है कि आज जो है हमारे आरोही स्कूल जो अपने आप में इन्होंने कहा था कि बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और वो बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए सरकार ने बनाए थे,
आज हालात ये हैं कि बच्चे जो हैं वो तरस रहे हैं, उनके पास जो है पूरा टीचिंग स्टाफ नहीं है, पूरी तरह से पढ़ाई नहीं हो रही है। और विधानसभा के अंदर जो है आपकी फीस सब करवाते हैं कि आपकी एजुकेशन सेक्टर में बहुत जबरदस्त कर दिया। यहाँ पर हमारे इनसे जो है टीचर की भर्ती का जो है जो इतने सालों तक लड़की रही वो इनसे पूरा नहीं हो पाया, वो रद्द कर दिया। ऐसे ही अन्य हजारों नौकरियां जिनका इन्होंने इश्तिहार निकाला, युवकों से इन्होंने पैसा लगा लिया और युवकों को ने अपने विद्यालय के लिए करोड़ों रुपए खर्च करे और बाद में उनको रद्द कर दिया। अब आप समझ जाइए कि इस तरह के हालात जब होते हैं कि हमारा जो है ग्रामीण क्षेत्र, हमारा इलाका है, हमारा प्रदेश है, हमारे बच्चे जो हैं बहुत ही माध्यम वर्ग से आते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, कितनी मेहनत करके आगे बढ़ते हैं। अपने माँ बाप जो है पता नहीं क्या क्या, कोई जमीन बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है करके जो है गाँव में जाते हैं और रुपये इतना खर्चा करा जाता है, फिर भी जो है वो वाली नौकरियां जो दे जाते हैं, जो पेपर दे जाते हैं उनको रद्द कर दिया। उदाहरण से मैं बताती हूँ, ग्राम सचिव जो है उनकी पोस्ट थी 697, पटवारी की थी पोस्ट 530, केनाल पटवारी एडवर्टाइजमेंट नंबर भी बता दीजिए सर। ठीक है, मैंने सोचा वो देर हो गई इसलिए है। एडवर्टाइजमेंट पटवारी जो है, सॉरी केनाल पटवारी का एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2019, मतलब 2019 में 8वें महीने में पोस्ट 1100, महिला सुपरवाइजर और इंस्पेक्टर के जो है एडवर्टाइजमेंट नंबर है 15/2019। पोस्ट कितनी है? 920। फायर ड्राइवर जो है उसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है 1/2019। पोस्ट है 1780। कृषि विभाग की पोस्ट की एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/2020 जो है उसमें पोस्ट है 740 और जूनियर लेक्चरर असिस्टेंट और जेएलआई हाँ, एडवर्टाइजमेंट नंबर 11/2017। पोस्ट कितनी है इनकी? 61। इसी तरह से पीजीटी संस्कृत में जो है एडवर्टाइजमेंट नंबर है 4/2015, पोस्ट है 626। पीजीटी संस्कृत की जो है एडवर्टाइजमेंट नंबर है 7/2015, पोस्ट है 664। इलेक्शन तहसीलदार जो है आईआईटी के जो तहसीलदार हैं उनके एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2020 और पोस्ट इनकी जो है आप जानते हो इनकी पोस्ट है 664। पहले तो पेपर लीक हुआ, फिर दोबारा इन सारी पोस्टों के लिए एग्जाम दिलवाया गया और 17 जून 2022 को आनंद में रिजल्ट उन्होंने निकाला। तो हालात जो हैं आज सारे के सारे स्पष्ट तरीके से आपके सामने। और 2 दिसंबर 2022 को पीजीटी और टीजीटी श्रेणी में 2069 अध्यापकों की भर्ती करी। अब उन सबको बगैर कारण बताए खारिज कर दिया गया। वो दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, जगह जगह अपनी दरखास्त लेकर पहुंचते हैं कि हमारा क्या होगा, हमारे को जो है भर्ती करा गया और अब हमारे को बाहर निकाल दिया गया। अब कह रहे हैं कौशल रोजगार योजना के अंदर इनको कच्चा जो है वो तो दे दे। इस तरह की जाति जो है जो हमारे युवकों के साथ हुई है, ये पूरी तरह से ऐसी अनदेखी कभी भी प्रदेश के अंदर नहीं हुई। और साथ ही साथ पीजीटी अध्यापक जो हैं जिनके पद के 4600 के साथ ही उनको भी फुटबॉल बना के रखा हुआ है, लगातार उनके साथ खिलवाड़ करा जा रहा है। साल 2019 में पीजीटी अध्यापकों की पोस्ट एचएसएससी के माध्यम से निकाली गई, बाद में उसी भर्ती प्रक्रिया को कैंसिल करके साल 2022 में एचपीएससी में ट्रांसफर कर दिया। अब कई बार क्राइटेरिया बदल देते हैं, कभी कुछ क्राइटेरिया। बच्चे जिस चीज के लिए तैयारी करते हैं उनको मालूम नहीं है कि करना क्या है। अभी बड़ा विस्तार से रणदीप जी ने बताया कि किस तरह से ये पेपर निकालते हैं, पेपरों के अंदर जो है किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं जिनका कोई जवाब नहीं है और जो गलत है। और इसी तरह से क्राइटेरिया भी जो है मनमाने तरीके से जो है ये क्राइटेरिया निकालते हैं। और जब ये क्राइटेरिया कई बार बदलते हैं, इसके बदलने के बाद 25 मई 2023 को 8 विषयों के
3,863 पीजीटी पद पर और जो है 630 विभाग सड़क के जो पीजीटी पद थे उनकी जो है सारी भर्ती जो है खारिज कर कितनी जाती है आपके सामने सारी बातें हैं। अब फिर क्या निकाला है और फिर नई भर्ती का नाटक करने जा रहे हैं क्योंकि इलेक्शन आ रहा है तो जो है इलेक्शन ईयर के अंदर जो है दिखा रहे हैं कि अपने युवा की भर्ती करने जा रहे हैं। सच्चाई ये है कि हम जब गाँव में जाते हैं युवा भारत जो है हताशा होते चल रहे हैं। आज आमदनी है नहीं, महंगाई इतनी बढ़ गई है, रोजगार बिल्कुल नहीं है और गांव के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो सारे के बात कहते हैं और बच्चे खुद कहने लगे हैं कि बहन जी हमारा क्या होगा, हमारा जो है आगे कुछ भविष्य जो है बिल्कुल अंधेरा है और ना हमारी शादियां होंगी, शादी ब्याह करेगा। जो बच्चे के पास नौकरी नहीं है, जो अपने घर का पालन पोषण नहीं कर सकता, जो है उनको लड़कियां लेने से जो है रिश्ते जो है वो बंद हो गए। ये बहुत बड़ा सामाजिक प्रॉब्लम जो है ये हरियाणा के अंदर बढ़ता जा रहा है और ये बात जो है विधानसभा में मैंने बार उठाई है और आने वाले समय में जो दीदी ने और सैलरी ने सारी आपकी बात कही है इसको कोऑर्डिनेशन मोशन के जरिए काम को प्रस्ताव के जरिए विधानसभा में दोबारा से बहुत जोर शोर से मैं उठाऊंगी और अब आगे जो है मैं आगे करूंगी सैलरी से कि आगे जो है वो पूरा विस्तार से बताएं कि किस तरह से हमारे युवा जो है उनके साथ हरियाणा सरकार की जबरदस्त स्थापना है। साथियों बहुत ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे। एक और बिंदु है जिसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँ। अव्वल तो नौकरियां निकालनी है तो पहले ही फॉर्म कैंसिल, लेकिन अगर उसके बावजूद पेपर होते हैं तो पेपर लीक हो जाते हैं। उससे आगे अगर चले, अगर नौकरियां मिल भी जाती हैं तो वो किस तरह से मिल रही हैं, हरियाणा के युवाओं के साथ एक और छलावा कैसे होता है, उसके भी 2-3 उदाहरण देना चाहूंगी छोटे छोटे शब्दों में। 2019 के बाद से जो नौकरियां निकली हैं, उदाहरण के तौर पर एसडीओ की बिजली विभाग की भर्ती जो 2019 में हुई, उसमें 80 पदों में, क्या आपको मैं बता सकती हूँ कितने पद हरियाणा के लोगों को मिले? 80 में से केवल 2 पद हरियाणा वासियों को मिले। और फिर ये आप जानते हैं बवाल उठा, हमने सबने शोर मचाया, मीडिया में बहुत निकला, तो फिर ये भर्ती कैंसिल कर देनी पड़ी। अब उसका क्या हो रहा है किसी को कुछ मालूम नहीं। 2019 में एचसीएस की भर्ती 1/3 उम्मीदवार हरियाणा के बाहर के भर्ती हुए थे। 2021 में एसडीओ के 180 पदों में, हरियाणा के 180 में केवल 22 हरियाणा के युवाओं की भर्ती है और ये भी फिर कैंसिल किया गया। 19 में असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस की भर्ती में 18 में से 11 उम्मीदवार बाहर के थे। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की जनरल कैटेगरी के 23 पदों में से 16 बाहर के थे। 2021 में टेक्निकल एजुकेशन लेक्चरर के पदों में जनरल कैटेगरी में 157 पदों में से 106 बाहर के लोगों की नियुक्ति। साथियों, हरियाणा केवल एक ऐसा प्रांत है कि हम इतना ज्यादा नेशनल इंटीग्रेशन में विश्वास रखते हैं कि यहाँ स्टाफ नर्स और वेटनरी की पोस्ट के लिए ना तो हरियाणा नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल और ना हरियाणा वेटनरी रजिस्ट्रेशन काउंसिल का पंजीकरण अनिवार्य है। और स्टेटों में है कि उनके स्टेट रजिस्ट्रेशन काउंसिल में पंजीकरण अनिवार्य होता है और तभी उनके यहाँ उनकी स्टेट में
वो भर्ती के लिए अप्लाई करते हैं, उनकी नियुक्ति होती है। हरियाणा में ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ के लोग यहाँ पर नौकरी पा सके, यहाँ की एजुकेशन प्राप्त करके यहाँ की नौकरी पा सके। हाँ, बाहर पंजीकरण, दूसरे राज्यों के पंजीकरण से आप आओ और यहाँ पर नौकरी पाओ। इतना खुला दिल है यहाँ की सरकार का कि अपने लोग तो नजर आते नहीं, अपने कहते हैं, कहावत है, दिए तले अंधेरा। तो हमारे यहाँ के लोगों को, युवाओं को कुछ मिलना नहीं साथियों। आज के दिन भविष्य युवाओं के हाथ में ही होता है। हमारे राज्य में युवाओं का क्या भविष्य है? केवल अंधकार ही अंधकार। राहुल जी ने इन बातों पर ध्यान डाला, बेरोजगारों की आवाज उठाई, गरीबों की आवाज उठाई। देश भर में उन्होंने पद यात्रा की, 3500 किलोमीटर से ज्यादा। हम सभी लोग उसमें शामिल हुए और आपने देखा कि एक ऐसा ऐतिहासिक यात्रा हुई कि हरियाणा में युवाओं में एक नई ऊर्जा आई। तो अब इस ऊर्जा का इस्तेमाल हमने करना है, हरियाणा के युवाओं ने करना है। ये जो भाजपा जजपा की सरकार है, ये अपना मत खो चुकी है। इनके नारों की तरह इनकी हर बात खोखली है। यहाँ पर जब हर बात, हर स्लोगन खोखला साबित हुआ है। और इन भर्तियों के हमने आज एक मुद्दा उठाया है हम साथियों कि हरियाणा के युवाओं की क्या बदहाली है, बेरोजगारी की दर कहाँ पर है। तो हरियाणा में अगर एडमिनिस्ट्रेशन 2 लाख पद खाली होंगे तो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार भी खोखली हो चुकी है। हर तरह से ये सरकार अपना मत खो चुकी है। आगे का भविष्य हरियाणा के युवा खुद तय करेंगे। इस सरकार का तख्ता पलटकर ये सरकार अपना मत खो चुकी। आने वाला भविष्य हरियाणा के युवाओं के हाथ में है। हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में इस सरकार को बाहर करेंगे और हम लोग, कांग्रेस के लोग, हम युवाओं की आवाज बनकर, चाहे सीईटी का मामला हो, चाहे दूसरे रोजगारों की बात हो, चाहे यहाँ की शिक्षा की बात हो, हर तरह से हम हरियाणा के युवाओं के साथ हैं और उनकी आवाज हम उठाएंगे, उठाते रहेंगे। आप सभी यहाँ पर आए, आपका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। कोई प्रश्न आप पूछना चाहें तो स्वागत है, वन बाय वन। आदरणीय मित्र, ये एक बहुत भद्दा मजाक आदरणीय मुख्यमंत्री जी हरियाणा के नौजवानों से कर रहे हैं। शादी न होने का कारण क्या है? स्वेच्छा भी हो सकता है, पर हरियाणा का युवा, जैसा शैलजा जी ने कहा, किरण जी ने कहा, मैंने कहा, वो इस समय भीषण और भयंकर बेरोजगारी का शिकार है। उसका भविष्य, उसके भविष्य की खट्टर सरकार ने भ्रूण हत्या कर दी है। और इस बात को मजाक में लेना, जिस प्रकार से कई बार मुख्यमंत्री जी भी करते हैं और मित्र भी कर देते हैं, मुझे लगता है कि हरियाणा के दर दर की ठोकरें खाते, मौके की उम्मीद तलाशते, जिंदगी का बेहतर कल ढूंढते हरियाणा के युवाओं के साथ इस प्रकार का भद्दा और क्रूर मजाक नहीं करना चाहिए। एक मिनट, हमारे किसी साथी से भी अगर आप कुछ पूछना चाहें, कोई कुछ कहना चाहे, कोई कुछ, किसी भी साथी से भी अगर कुछ सुना नहीं। देखिए, सीईटी सिस्टम जो है, कॉमन एक्सप्लॉयटेशन टेस्ट, हरियाणा के युवाओं को बेवकूफ बनाने का धंधा बना लिया है खट्टर सरकार ने। और ये कॉमन एक्सप्लॉयटेशन टेस्ट बन गया है। इसमें जितनी खामियां हैं, 2019 से हम 2023 में आ गए, आज तक तो रोजगार मिला नहीं। और जिस प्रकार से इसमें गलतियां हैं, खामियां हैं, ना आगे मिलने वाला, तो ऐसे में हरियाणा के युवाओं के भविष्य की भ्रूण हत्या क्यों हो रही? एक
एक एक करके अभी 10। साहब अब 10 साल हो गए, 9 साल हो गए खट्टर साहब को, आज तक तो वो क्लर्क की भर्ती पूरी नहीं कर पाए जिस पर ये स्लोगन वो लेकर आए थे। क्या हो गई? वो जो क्लर्क लगाए थे आज से 7 साल पहले, वो सारे लग गए। 3 बार आप उनका रिजल्ट निकाल चुके हैं, 2 बार उनको नौकरियों से हटा चुके हैं, फिर आप उन्हें ले लेते हैं, फिर हटा देते हैं। हरियाणा के युवाओं के भविष्य को अंधकार में धकेलने का काम श्री मनोहर लाल खट्टर और श्री दुष्यंत चौटाला कर रहे हैं, और अपनी विफलताओं का, सरकार की नाकामियों, निकम्मेपन और नकारापन का ठीकरा बजाय हरियाणा के युवाओं के सर पर फोड़ने के अपने गिरेबा में झांक कर देखें, क्योंकि कटघरे में खड़े असली दोषी श्री मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत चौटाला खुद है। देखिए, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का मतलब क्या होता है कि आप शॉर्ट लिस्टिंग कर रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं अब हम शॉर्ट लिस्टिंग भी नहीं मानेंगे, हम तो इससे भी 4 टाइम्स बुलाएंगे, तो 4 टाइम वैसे ही बुला लो, फिर सब बच्चों को मौका दो। फिर आप उनको क्यों 4-4, 5-5 साल तक धक्के दे रहे हैं? इसका लॉजिक क्या है? इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य केवल और केवल युवाओं को मूर्ख बनाना है। इस नीति पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। Why will we not review it? जो चीज भी हरियाणा के युवाओं के हक में नहीं है, उन सारी चीजों को रिव्यू किया जाए। एक मनवीर कुछ पूछ रहे थे, इसके बाद आपके पास आ जाए। आदरणीय मित्र, अगर आप मोदी जी और खट्टर साहब के अहंकार के लिए भी हमें जिम्मेवार माने, तो मुझे लगता है कि ये हमारे साथ अन्याय है। The truth is, and I respect what you are saying, let me answer that. The arrogance of Chief Minister Manohar Lal Khattar ji and Dushyant Chotala and BJP, JJP emanates from their inherent divisive agenda. BJP successfully for some time implemented a poisonous agenda of caste division in Haryana, based on which they rose to power. They segregated cities and villages, they segregated farmers and others, and they tried to divide everybody against, pit everybody against each other. Vaishya community was pitted against Punjabi community. The agricultural communities were pitted against poor and backward communities. But now everyone has seen through this bluff, and people of Haryana are ready, are itching to vote out this government, as also ensure that the arrogance is demolished to pieces. देखिए, हम आपकी तरह सजग और पहने पत्रकार तो नहीं है, क्योंकि साधारण है। आप भी तो सब इकट्ठे होकर आए, 50, 60, 70 पत्रकार हैं, हम भी सब इकट्ठे होकर आए। हम सब कांग्रेस के सिपाही हैं और हम सदा इकट्ठे थे और हैं। हमारा लक्ष्य केवल एक है
ये लक्ष्य स्वार्थवश नहीं, ये लक्ष्य हरियाणा के युवाओं की, बेरोजगारों की आवाज उठाना और बनना है। और इसके लिए हर प्रकार का संघर्ष जो करना पड़ेगा आगे आने वाले दिनों में, हम वो संघर्ष भी करेंगे। और जहां तक आपने कहा, जहां आपको निशाना दिख रहा है, अर्जुन को मछली की आंख दिखती थी। मैं महाभारत की धरती से आता हूं, मैं फिर दोहराता हूं कि हमें मछली की आंख दिख रही है, और वो है हरियाणा के युवाओं का उज्जवल भविष्य। देखिए, मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा हाथ जोड़कर, आपका हमारा हंसी मजाक चलता रहेगा, वो हरियाणा का चरित्र भी है। अगर हरियाणा में हंसी ठट्ठा ना हो तो फिर वो हरियाणा क्या हुआ। परंतु आज हम एक गंभीर विषय को लेकर इकट्ठे हुए हैं, आपके समक्ष हैं, इसको और आगे लेकर जाएंगे और हम इसको डाइवर्ट करके हरियाणा के युवाओं के बेरोजगारी और भविष्य से जुड़े गंभीर विषय को डाइल्यूट नहीं करना चाहिए। देखो, जैसा अभी रणदीप जी ने कहा कि जो इस सरकार की गलत नीति है या जो खामियां हैं, उन सब चीजों को कांग्रेस सत्ता में आने पर रिव्यू करेगी। उससे पहले, जो कि हर पार्टी का या कम से कम हमारी पार्टी की तो परंपरा है कि चुनाव से पहले हमारी मैनिफेस्टो कमेटी बनती है, इन सब मुद्दों को वहां पर अच्छे ढंग से देखकर कि आगे हरियाणा के हित में क्या है, ये और इनके अलावा और भी बहुत से मुद्दे हैं। पिछली बार हमारा मैनिफेस्टो बना था, किरण जी उसकी चेयरमैन थी, बेहतरीन मैनिफेस्टो बना था हमारा। आने वाले समय में भी मैनिफेस्टो जब बनेगा तो सबसे कंसल्ट करके जो अच्छे विचार किसी के हैं, आपके हैं, तो आपके विचार भी अच्छे लिए जाएंगे। देखिए, मैं इंटरव्यू करूं क्योंकि एक मित्र का सवाल है, इधर पवन भाई का है, उधर भी है। हम सारे साथी, उधर भारद्वाज साहब से लेकर और उधर अजय भाई तक, हम सब एक गंभीर विषय लेकर आपके बीच में उपस्थित हैं। आज हम हमारे सवाल और उसके जवाब विषय तक सीमित रखें, क्योंकि हमें लगता है, आपने कहा कि वो मछली की आंख है हरियाणा के युवाओं का भविष्य। ये अत्यंत गंभीर विषय। 28 लाख बच्चे, शैलजा जी ने जो पढ़ के बताए, 11,22,000, सीईटी में 7,75,000, कौशल रोजगार निगम में, और लगभग 10 लाख क्लास 3, क्लास 27, उनमें ओवरलैप भी होंगे, फिर भी 20-25 लाख बच्चे तो रोजगार की ऑफिशियल तलाश में घूम रहे हैं। हम इसलिए, किसने क्या कहा, कौन क्या वादा कर रहा है, आज उसका भी समय आएगा। आज हम केवल हमारे सवाल, आपके सवाल और हमारे जवाब वहीं तक सीमित रखना चाहेंगे। ये मेरा आपसे हाथ जोड़कर अनुनय भी है, अनुरोध भी है, इसलिए हमने अपने आप को उस बात तक सीमित करके रखा। लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि आप सबसे ज्यादा सीटी पे लिखते हैं, इसलिए लास्ट क्वेश्चन। खट्टर सरकार के निकम्मेपन, नाकारापन, नाकामयाबी और दुर्भावना का एपिटैफ है सीईटी। इसीलिए इसे कॉमन एक्सप्लॉयटेशन टेस्ट का हमने नाम दिया है।
इसकी त्रुटियां मैंने आपको 6 त्रुटियां बताई। शैलजा जी ने, मैंने, किरण जी ने, हम सब ने, चंद्रमोहन जी ने, हमारे कार्यकारी अध्यक्षगण बैठे हैं। क्या इनकी कोई त्रुटियां दूर कर सकता है? पर मुख्यमंत्री जी मौन हैं, दुष्यंत चौटाला जी को कोई जानकारी नहीं, और बच्चे जो हैं वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इसलिए हम एक निर्णायक संघर्ष करेंगे ताकि हर वो त्रुटि जो हरियाणा के युवा इस कॉमन एक्सप्लॉयटेशन टेस्ट में बता रहे हैं, हम मजबूर करेंगे सरकार को कि वो इसे दूर करे। थैंक यू सर।